अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स के थर्ड चैप्टर के एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो था फ्रिक्शन से रिलेटेड। हमने फ्रिक्शन को समझा था, फ्रिक्शन की जो दो टाइप्स हैं उनको समझा था। आज हम जो है टॉपिक हमारा वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी म्यू एस को समझना है, ठीक है। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को समझने से पहले आपको एक टर्म को समझना है जो कि है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल फोर्स क्या है? अ कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस दैट प्रिवेंट्स टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पासिंग थ्रू वन अनदर इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स, ठीक है। यानी जैसे देखिए हमने जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है उसमें हमने एक एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, और टेबल पे हमारे पास बुक पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो बुक टेबल पे एज़ इट इज़ पड़ी रहेगी जब तक कि कोई फोर्स उस पर अप्लाई ना हो, ठीक है। अच्छा जी, वो तो हमने फर्स्ट लॉ को समझा था। अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स को हम समझ रहे हैं। नॉर्मल फोर्स देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेबल पे हमारे पास एक बुक पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये जो बुक है इसका अपना एक वेट है, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है। अब इसका जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो एज अ रिएक्शन एक फोर्स इस पे भी एक्ट हो रही है जो कि इक्वल है इसके वेट के, क्योंकि हमने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है एक्शन के, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो जो बुक की वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो हमारे पास नॉर्मल फोर्स यानी इसको बैलेंस कर रही है, जिसकी वजह से वो बुक एज इट इज़ पड़ी रहती है, ठीक है। तो इस पे नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है। अब ये जो नॉर्मल फोर्स है, जैसा हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी ना कि एक कांटेक्ट फोर्स है जो कि पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस होती है और वो ऑब्जेक्ट्स को पास थ्रू होने से बचाती है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट पड़ी है ना तो वो एज इट इज़ पड़ी रहेगी ड्यू टू दिस नॉर्मल फोर्स, ठीक है। क्योंकि अगर वो एक्शन कर रहा है, वेट अपना डाल रहा है, तो एज अ रिएक्शन नॉर्मल फोर्स भी सेम उस पर एक्ट कर रही है, ठीक है। तो अच्छा, मेरी ड्राइंग बहुत वीक है, सो यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है तो इसके लिए सॉरी, बस ये मैंने आपको सिर्फ समझाना है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसकी डेफिनेशन नॉर्मल की हम क्या लिखते हैं अपने पास कि दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। दो बॉडीज़ इन कांटेक्ट आ रही है ना, यानी टेबल है और टेबल के ऊपर हमने बुक रखी हुई है, ठीक है। तो अ कॉन्टैक्ट फोर्स डेफिनेशन हमारे पास है, अ कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस दैट प्रिवेंट्स, क्या करती है ये? प्रिवेंट करती है two objects from passing through one another, from passing through one another, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं और नॉर्मल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ़ से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक छोटा एन भी हम साथ लगा देते हैं जो कि नॉर्मल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है, अच्छा नॉर्मल जो है, नॉर्मल मीन पैरेलल, ठीक है। जो वर्ड नॉर्मल है ना इसका मतलब है पैरेलल, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल होती है ना, पैरेलल फोर्स होती है। अच्छा जी, अब कोएफिशिएंट को अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा जी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एस से, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एस, ठीक है। अच्छा, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन अ पेयर ऑफ सरफेसेस हैज़ टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा जी, तो हमने मैं जो फ्रिक्शनल फोर्स हमने इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, उसमें हमने स्टैटिक फ्रिक्शन को भी पढ़ा, काइनेटिक फ्रिक्शन को भी पढ़ा, ठीक है। अब हम इनकी जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक है हमारे पास इट इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो
इंडिपेंडेंट होता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट of the area of contact, of the area contact between the objects। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज़ की ये है करेक्टरिस्टिक। अच्छा जी, जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, और दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक्स है इट्स मैग्नीट्यूड इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अच्छा दूसरी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक है हमारे पास इट्स मैग्नीट्यूड is proportional to the magnitude of नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स में आपको ये इसीलिए समझा रही थी। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, नॉर्मल फोर्स की। ठीक है, यानी जितनी स्टैटिक फ्रिक्शन होगी उतना ही उस पर नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी। न्यूटन थर्ड लॉ को भी जहन में रखें, हर एक्शन का जो रिएक्शन है वो सेम इन मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है, इसी तरह नॉर्मल फोर्स भी यही चीज़ है। अच्छा जी, अब जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fn से। ठीक है, अच्छा जी, तो हम अपना जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास Fn के। ये करेक्टरिस्टिक है ना, सेकंड करेक्टरिस्टिक जो भी हमने पढ़ी। अच्छा जी, इसको हम इक्वेट कर लें तो ये आ जाता है हमारे पास मैक्सिमम जो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इक्वल आ जाएगा म्यू एस इंटू Fn। ठीक है, वेयर म्यू एस इज़ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो म्यू एस है ये कोएफिशिएंट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। और ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, डिपेंड ऑन द सरफेसेस इन कांटेक्ट बिटवीन बिफोर स्लाइडिंग। ठीक है, अच्छा जी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है म्यू एस जो है ये हमारे पास इक्वल होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बाय Fn यानी नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह काइनेटिक फ्रिक्शन को भी हम ले लेते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ अज्यूम टू बी, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन को हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं ना, F स्मॉल के। अच्छा, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Fn एज जैसे हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में लिया। ठीक है, अब इसको हम इक्वेट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ इक्वल टू म्यू के इंटू Fn, वही चीज़। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ जो यानी स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन है ये आपके पास जो है डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेसेस पे, वही बात जो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में पढ़ी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको हम इक्वेट कर लें तो हमारे पास म्यू के इक्वल आ जाएगा, म्यू के विल बी इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन बाय Fn, जैसे हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में किया उसी तरह। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है, म्यू इज़ द, अब जो म्यू है इसका कोई यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास म्यू जो है रेशो है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स का फ्रैक्शन रेशो है, इसी तरह स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स का रेशो है, जिसकी वजह से जब रेशोज़ का यूनिट नहीं होता। ठीक है, म्यू इज़ द रेशो ऑफ फोर्सेस, देयरफॉर इट हैज़ नो यूनिट। ठीक है, इज़ द रेशो ऑफ फोर्सेस so it has no unit. Understood? Okay students, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।